हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आपको पता है, अब सीए इंटर एफएम में 15 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आने वाले हैं। इसका मतलब एमसीक्यूज आपके पास बहुत अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, तो उसकी तैयारी करने में भी हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं आपके साथ आज दो एमसीक्यूज के बहुत अच्छे सोर्सेज डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो आरटीपी जो आपकी मई 24 के लिए आई है। इसमें एक केस स्टडी आई है जो कि बहुत ही अच्छी मुझे केस स्टडी लगी है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इंस्टीट्यूट ने आपके लिए टेस्ट किए हैं। अच्छा, ये केस स्टडी जो आई है आपकी वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से आई है। और एक और अच्छी बात समझना, जो आपका ये एमटीपी आया है लेटेस्ट वाला मार्च 24 सीरीज वाला, उसमें भी जो केस स्टडी आई है वो भी वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से आई है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट जो आपको एफएम में भी जो लेटेस्ट रिसोर्सेज आए हैं वर्किंग कैपिटल में से आपको केस स्टडीज पूछ रहा है एमसीक्यू वाली। तो 10 मार्क्स इसका मतलब केस स्टडी में जो आ रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से आए हैं अभी तक। एक बार के लिए जो अगली एमटीपी आएगी उसको भी एनालाइज कर लेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ हमें गैस हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट कैसा क्वेश्चन आपको पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा ये सारे एमसीक्यूज इंक्लूडिंग द केस सिनेरियोज। साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा ताकि आप ये एमसीक्यूज को जल्दी सॉल्व कर पाओ एग्जाम में और आपके आंसर्स भी सही आ पाए। ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एमटीपी जो आपका मार्च 24 सीरीज वाला है। चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच मैनेजेस इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स इंटरनली बाय इट्स सेल्स एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी। इट सप्लाइज स्मॉल आर्टिकल्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अगेन कंपनी की इंफॉर्मेशन नॉट रेलिवेंट। चलो आगे। द टोटल सेल्स लेजर ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट ₹200 लाख। ये आई ना मुद्दे की बात। टोटल सेल्स कितनी है? ₹200 लाख की है। अच्छा, ऑफ विच 80% इज क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब जो हम सारे साल में 200 लाख की सेल कर रहे हैं उसमें से हमारी 80% क्या है? क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स 200 आप सब मुझे निकाल के दे सकते हो सारे साल की क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी? बिल्कुल सर, हम आपको निकाल के दे सकते हैं। चलो सब दोस्त मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितनी अपनी क्रेडिट सेल्स आई। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। सर सेल्स है सारे साल की 200 लैक्स, इसका 80% कर दो, आपके पास ये 160 लैक्स की आई क्रेडिट सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे। द कंपनी हैज अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/10 नेट 120। अगेन यहाँ पे उसने बता दिया आपको कि कंपनी अपने डेटर्स को बोल रही है, अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को बोल रही है क्या? हे अकाउंट रिसीवेबल्स, अगर आप मुझे 40 डेज में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगी, और अगर आपने मुझे 40 डेज में पेमेंट नहीं की तो आपको मुझे 120 डेज में पेमेंट करनी पड़ेगी मैक्स टू मैक्स, बट इन दैट केस मैं आपको कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं दूंगी। तो ये कंपनी ने एक क्रेडिट पॉलिसी बनाई है। इसका मतलब हम सबको पता है। एक बार के लिए यहाँ पे मैं क्रेडिट पॉलिसी भी लिख देता हूँ। ठीक है, एआर के लिए अपनी पॉलिसी है 2/40 नेट 120। क्लियर है? चलो आगे। Past experience of the company has been that on an average of the total 50% of the customers avail of discount। मतलब जितनी सारी की सारी क्रेडिट सेल्स होती हैं उसमें से 50% डेटर्स तो आपसे आके 40 डेज में पेमेंट करके कैश डिस्काउंट ले जाते होंगे, और द बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड ऑन एवरेज इन 120 डेज। अच्छा, इसका मतलब आधे डेटर्स आपको पैसे 40 डेज में कर जाते हैं और आधे डेटर्स आपको पैसे देके जाते हैं 120 डेज में। सर एक बात बताओ, आप यहाँ पे 40 डेज कहाँ से लेके आ रहे हो? 40 डेज तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपका क्वेश्चन ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ऐसी क्रेडिट पॉलिसी है और आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप पेमेंट लेट से लेट करके आओगे ताकि आप लेट पेमेंट का फायदा भी उठा पाओ और आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाए। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम मान के चलेंगे कि हमारे डेटर्स भी हमें पेमेंट करने कब आ रहे होंगे? 40th डे पेमेंट करने आ रहे होंगे और वो कैश डिस्काउंट भी लेके जाते होंगे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल आपका 160 लाख के कर दिए इसने दो हिस्से, 50% और 50%। ठीक है, अब जो 50% है वो आपको कर रहे हैं पेमेंट 40 डेज में, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया, और बकाया 50% 120 डेज में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप एवरेज अपने अकाउंट रिसीवेबल डेज निकाल सकते हो, एवरेज डेटर्स डेज निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं,
दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल इनकी सिंपल एवरेज ले लेंगे, क्योंकि आधे इधर आधे उधर दोनों के एवरेज किया, सिंपल एवरेज लिया, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 80 डेज, ठीक है। और ये 100% क्रेडिट सेल्स के लिए अब आपके पास 80 डेज क्या आया, डेटर डेज आया। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है, आगे चलो। बिल्कुल ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। The finance controller estimated bad debt losses are around 1% of the credit sales. अब ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स के ऊपर 1% बैड डेट्स होंगे। सारे साल की क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 160 लाख थी, हमने ऑलरेडी निकाल ली, तो उसका 1% हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, चलो 160 लाख का 1% कितना होता है, 1.6 लाख, हम सबको आता है। तो एक बारी के लिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो 1.6 लाख आपका क्या है, सारे साल के बैड डेट कॉस्ट। ठीक है, चलो अब आगे एक बार केस स्टडी से पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा केस स्टडी को पढ़ लिया, थोड़ा सा एनालाइज भी कर लिया, बट एक बार आगे जाने से पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है। अब एग्जाम में आपके पास दो अप्रोचेस हो सकती हैं, देखना। पहली अप्रोच तो ये है कि आप पहले सारा केस स्टडी पढ़ो, फिर बाद में क्वेश्चंस पे जाओ, और फिर देखो कि क्या क्वेश्चंस हैं, उनको दोबारा से केस स्टडी में से जाके सॉल्व करो। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है कि आप एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लो ऑन हाई लेवल, कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है, ताकि जब आप केस स्टडी पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आए कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस को दिमाग में रख के उनको सॉल्व करना है। दोनों ही अप्रोचेस सही हैं। पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि अगर आपको केस स्टडी में कोई डेटा गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एमसीक्यू में वो यूज जरूर होगी। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन बहुत कम गिवन है, तो अगर आप केस स्टडी अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हो तो भी आपकी वो अप्रोच सही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो जाएगी इन द सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अभी तक के लिए हमने यहाँ तक पढ़ा है। एक बार मैं क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो कि क्या क्या क्वेश्चंस इस एमटीपी में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये बैलेंस शीट की बात कर रहा है कि आपके बैलेंस शीट में कितने डेटर्स ऑन एन एवरेज होने चाहिए। अच्छा, तो अब जिन्होंने तो एक्सप्रेस बैच मुझसे रिवीजन करा है उनको सबको पता है कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेस नोट्स में देखा था, अगर आप ये देखोगे कि बैलेंस आप हमने एक थंब रूल निकाला था कि कैसे आप थंब रूल निकाल सकते हो। जब भी आपको डेज निकालना है इन द वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में, तो अगर आप बैलेंस शीट एवरेज डिवाइडेड बाय पी एंड एल पर डे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डेज आएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एआर का एवरेज बैलेंस, यानी कि मुझे बैलेंस शीट वाला पोर्शन चाहिए। तो बैलेंस शीट वाले पोर्शन को निकालने के लिए अगर मैं डेज मल्टीप्लाइड बाय पी एंड एल पर डे कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंस शीट का पोर्शन आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, उसी फॉर्मूला को बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो अभी हमने क्या निकालना है यहाँ पे, बैलेंस शीट का एआर बैलेंस। कैसे निकाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा, अगर मैं डेज इंटू पी एंड एल पर डे कर दूंगा मेरे पास क्या आएगा, ईयर का बैलेंस। अच्छा, अब डेज कितने हैं दोस्तों, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे डेज एवरेज कितने हैं, 80 डेज हैं। अच्छा, तो सर ये इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, हमने इसीलिए तो निकाली थी वो 80 डेज। ठीक है, अब पी एंड एल पर डे मतलब जो भी आप सारे साल की क्रेडिट सेल्स कर रहे हो उसको अगर आप डिवाइडेड बाय 360 या 365 डेज कर दोगे आपके पास हर दिन की क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, जो कि पी एंड एल पर डे का पोर्शन है फॉर द ईयर वैल्यूएशन। अच्छा सर, अब एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे 360 डेज लेने हैं कि 365 डेज लेने हैं। बिल्कुल ठीक सवाल है दोस्तों आपका। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इंस्टीट्यूट कई बार 360 ले रहा है, कई बार 365 ले रहा है, बट एमसीक्यू में कैसे करना है, ध्यान रखना, जब भी वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से क्वेश्चन आए आप ट्राई करोगे हमेशा कि पहले आप 360 डेज से करके आना। अगर तो आपका आंसर मैच हो गया दैट मीन्स कि आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, 360 डेज से आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। बट अगर आपके आंसर्स बाय चांस मैच नहीं हुए तो एक बार आप 365 डेज से भी सॉल्व करके आना, और फिर अगर आंसर्स मैच हो गए इसका मतलब हमारी अप्रोच सही है। क्लियर, ठीक है। अभी सारे साल की क्रेडिट सेल्स कितनी है सर, 160 लाख है, हमने ऑलरेडी निकाल ली है, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर डिवाइडेड बाय मैं 360 कर दूं, एक बार के लिए 360 डिवाइड करते हैं ताकि मेरे को पी एंड एल पर डे पता चले।
चलो सारे दोस्त कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या आती है 160 लाख डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 80। सर ये आई 35,55,555। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट का आंसर भी सही है, उन्होंने भी 360 डेज से ही कैलकुलेशन किया होगा। तो ऐसे ही आप एग्जाम में सोच सकते हो। अगर तो ये वाला आंसर एग्जैक्टली आपको मिल गया, ठीक है, फिर तो सही है। अगर नहीं मिला तो एक बार 365 डेज से भी कैलकुलेशन आप टेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट रिसीवेबल्स। अच्छा, कुछ फैक्टर की बात है, अभी तक हमने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं है, तो एक बार केस स्टडी में चलते हैं, इन्फॉर्मेशन को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विद एस्केलेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन हाउस मैनेजमेंट, ठीक है, of the debtors coupled with the need to unburden the management with the task, ठीक है, the CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring। अच्छा, इस पैरे में कंपनी सोच रही है कि वो फैक्टरिंग सर्विसेज को यूज कर पाए। अब देखते हैं और क्या डेटा गिवन है। करंटली द फर्म स्पेंड्स अबाउट 2,40,000 पर एनम, सारे साल का खर्चा गिवन है कितना 2,40,000। ओके, टू एडमिनिट्स क्रेडिट सेल्स। अच्छा, इसका मतलब अगर आप इन हाउस कर रहे हो तो 2,40,000 आप हर साल खर्च कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है, दीज आर अवॉइडेबल एज फैक्टरिंग फर्म इज प्रिपेयर टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल्स। क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया कि ये 2,40,000 का खर्चा आपका तभी होगा अगर आप इंटरनली मैनेज कर रहे हो। अगर आपने फैक्टरिंग कर दी तो ये वाला एक्सपेंसेस नहीं होंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये आपकी सेविंग्स होंगी एट द टाइम ऑफ फैक्टरिंग। क्लियर है? चलो आगे, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल आर, पहली चीज इट विल चार्ज 2% कमीशन। अच्छा, और इट विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। ओके, यानी कि 18% क्या है इंटरेस्ट रेट है, 2% वो क्या लेगा, कमीशन लेगा। ओके, आफ्टर विद होल्डिंग 10% एज अ रिजर्व, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके अगर 100 रुपए के AR थे तो वो आपको 90 रुपीज ही देगा, 10% वो क्या रख लेगा, आपके लिए रिजर्व रख लेगा, या फिर आप इसको हेयर कट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे, यानी कि मुझे वो अमाउंट निकालनी है कि कितने पैसे मुझे फैक्टर से मिलते हैं। अच्छा, इसके लिए भी हमने एक्सप्रेस नोट्स में बहुत अच्छे से समझा था। इसके लिए एक टेबल भी बना हुआ जो कि आपको मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर के अपने एक्सप्रेस वाले नोट्स हैं, अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे भी, आप आराम से इनको जाके डाउनलोड करके भी देख सकते हो। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, CA शुभम गुप्ता AIR10, तो उस पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो फैक्टरिंग वाले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है नेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर, तो यहाँ पे हमने क्लियरली एक टेबल में समझा था कि कैसे वो आप अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज AR, कि कितने एवरेज AR थे। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिए, बिल्कुल फर्स्ट MCQ में हमने वो चीज ऑलरेडी निकाल ली है। अब बी पार्ट में इसमें क्या लेस करेंगे कि कितना हेयर कट है या फिर रिजर्व है, परसेंटेज ऑफ A पे लगेगा। ये क्वेश्चन में आपको कितना गिवन था, 10% गिवन था। ठीक है, चलो साथ साथ इसकी सॉल्यूशनिंग भी शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखे एवरेज AR, सबसे पहले तो A पार्ट का आ गया जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, राउंडिंग ऑफ में ये 556 बनेगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करना है, सबसे पहले तो हमें रिजर्व एट द रेट 10%। चलो सारे दोस्त मुझे अब इसका 10% बताएंगे। सर बहुत ईजी है, हम सीधा भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है 10% निकालना है, तो सीधा भी हम करके ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब इसमें से दोबारा नोट्स पे चले, क्या एक बार देखना है, C नंबर पे अब इस पे लेस करना है कमीशन ऑफ द फैक्टर, यानी कि कितने पैसे आपने कमीशन दिए होंगे फैक्टर पे। अच्छा, अब एक चीज समझना, आपको एक बार कंसेप्चुअली दोबारा से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान के चलो 100 रुपए के AR थे, उसमें से 10 रुपए तो रिजर्व कर लिए, यानी कि 10 रुपए तो वो आपका हेयर कट रख लेगा एज अ सिक्योरिटी, आपको सिर्फ 90 रुपीज मिलेंगे। उसमें से भी अब आपके पास जो वो कमीशन चार्ज करेगा वो भी आपको पैसे नहीं देगा। अब मान के चलो वो कह रहा है कि 90 रुपीज मैं आपको दूंगा, आप मुझे कमीशन दे दो।
तो फैक्टर क्या बोलेगा कि जब मैं आपको पैसे दूंगा मैं आपको नेट करके ही दूंगा, मैं आपसे कमीशन वाले पैसे भी काट लूंगा और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी आपसे फैक्टर अपफ्रंट चार्ज कर लेगा। यानी कि जब वो आपको पैसे देगा तब वो अपने फैक्टरिंग के पैसे भी काट के देगा कमीशन वाले, और आपसे इंटरेस्ट भी काट के जो बचा कुचा पैसा होगा वो आपको दे देगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप ई पार्ट में देखोगे जो इंटरेस्ट है वो भी आपसे अपफ्रंट कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो सर वो कौन सी अमाउंट पे करना है, वो यहाँ पे आपको जो डी वाली अमाउंट है जो ग्रॉस रिसीवेबल्स आएंगे उसके ऊपर आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर क्लियर है? एक बारी क्वेश्चन में बताओ कैसे करना है। ठीक है, सी नंबर पे हम अब इसमें से लेस करेंगे कमीशन। कमीशन कितनी थी सर? 2% थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है, सर 2% किसका कैलकुलेट करना है, ए का करना है कि ए माइनस बी का करना है? तो उसके लिए हमने नोट्स में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जब आप कमीशन निकाल के आओगे परसेंटेज ऑफ ए निकाल के आओगे, यानी कि अपने ए आर बैलेंस पे करके आओगे। ठीक है, चलो सब बच्चे 35,55,556 का मुझे 2% निकाल के देंगे। सर ये आया 71,111। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कमीशन। एक बार के लिए आप ग्रॉस ए आर निकाल लें जो कि हमारे लिए डी बनता है। ठीक है, चलो सारे कैलकुलेट करो। सर ये आ रहा है 31,28,889। क्लियर है? ये अपने पास आ गया ग्रॉस ए आर। सर अब इसमें से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट आपसे अपफ्रंट चार्ज करता है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट कितना गिवन था सर? 18% गिवन था। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास 31,28,889 क्या है, ये तो आपके पास ग्रॉस ईयर है, मल्टीप्लाइड बाय 18% इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको डेज की ट्रीटमेंट भी करके आनी है कि कितने दिन आपके पास एआर ड्यू थे, उतने दिन का आप इंटरेस्ट एक साइकिल में पे करके आते हो। एक चीज समझना, मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ इस चीज को। मान के चलो ये सारा साल है, ठीक है, जब आप फैक्टरिंग के पैसे ले रहे हो तो जब आपने एवरेज ईयर निकाला वो तो इतने पीरियड का निकाला, तो जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी तो इतने पीरियड का करोगे एक बार। तो यहाँ पे हम दोबारा फैक्टरिंग सर्विसेज लेंगे, दोबारा से इंटरेस्ट पे करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब सारे साल के अपने पास जो हमने ईयर एवरेज बैलेंस निकाला मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट सारे साल का, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपको डेज की ट्रीटमेंट भी करके आनी है 80/360। एवरेज डेज हमने 80 निकाल लिए थे, 360 सारे साल के डेज हैं। तो अगर आप ये करोगे आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा वो जो आप एक बार में अपने फैक्टर को पे करना पड़ेगा। अच्छा चलो सारे दोस्त कैलकुलेट करो ये इंटरेस्ट कितना बन रहा है। सर ये आ रहा है 1,25,156। क्लियर है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन? चलो अब इसमें से माइनस कर देते हैं। अब जो ये अमाउंट आई अपने पास 30,03,733, ये वो अमाउंट है अब जो हमें फैक्टर से जाके पैसे मिलेंगे। शुक्र है। तो सबको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी सारे एआर हैं उसमें से रिजर्व माइनस होगा, उसमें से कमीशन माइनस होगी, जो बैलेंस बचा उस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो जो बकाया बैलेंस है वो आपको फैक्टर से पैसे मिलेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन से समझना चाहते हो यहाँ पे समझ लेना, वरना एक्सप्रेस नोट्स में भी हमने यही चीज बता रखी है कि नेट अमाउंट रिसीव्ड आप ऐसे करके निकाल सकते हो, तो ये नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। क्लियर? सर एक बार ऑप्शन चेक कर ले। चलो दोस्तों आ जाओ, ये देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे 30,03,733 बिल्कुल सही है ऑप्शन, यहाँ पे सी वाली अवेलेबल है, तो आप ये सी वाली ऑप्शन जाके अपने टिक करके आ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब 4 मार्क्स तो अपने अभी तक पक्के हो गए हैं। मैं थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको यही थोड़ी सी स्पीड फास्ट करके आनी है ताकि आप यहाँ पे सॉल्व अच्छे से कर पाओ। सर क्या वर्किंग नोट्स एंड ऑल बनाने होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सब आप अपने रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो, जैसे आपको समझ आए वैसे कैलकुलेशंस कर सकते हो। बट अगर आप कैलकुलेशंस थोड़ी सी नीट करोगे आपकी गलतियां होने के चांसेस कम होंगे।
बट आपको इतना अच्छे से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फटाफट से नोट्स बना के, रफ नोट्स बना के कैलकुलेशंस कर सकते हो। सर क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी? अच्छा, सारे साल की अब कॉस्ट निकालो, एनुअल कॉस्ट निकालो। अच्छा, तो जब भी आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे इसने एनुअल कॉस्ट मांगी है और इसके आगे इसने मांगी है नेट कॉस्ट। इसका मतलब हम यहाँ पे तो सिर्फ कॉस्ट वाले पार्ट लेंगे, यहाँ पे हम कॉस्ट माइनस सेविंग भी कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? नेट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है सर? चलो यहाँ पे एक बार के लिए कॉस्ट वाले पार्ट लिखे। कॉस्ट वाले पार्ट क्या क्या हैं? अच्छा सर, क्वेश्चन में कॉस्ट वाले पार्ट दो गिवन थे। एक तो यहाँ पे अपने पास ये कमीशन गिवन थी और एक यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है। ये दो ही कॉस्ट होती हैं। एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये जो आप रिजर्व दे रहे हो, दिस इज नॉट अ कॉस्ट। ये जस्ट उसने ऐसे सिक्योरिटी रखी है, आपको पैसे कम दिए हैं, बट ये आपकी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, चलो कमीशन 2% 71,111, ये एक साइकिल की है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या निकालना है? एनुअल निकालना है, सारे साल का। इसका मतलब मुझे सारे साल की क्रेडिट सेल्स लेनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कमीशन सारे साल की क्रेडिट सेल्स 160 लाख हमने ऑलरेडी निकाल लिया, इंटू 2%। चलो इस पे 2% सारे साल में हम कमीशन देंगे, ये आया 3.2 लैक्स। ठीक है, जो कि आपकी सारे साल की फैक्टरिंग कमीशन होगी। क्लियर है? और सर हम इंटरेस्ट भी देंगे उन्हें। ठीक है, इंटरेस्ट हमने एक साइकिल का निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब साल में कितनी बार साइकिल घूम रहे हैं? अगर आप इसका रेसिप्रोकेट कर दोगे तो 125 156 मल्टीप्लाइड बाय 360/80 कर दोगे तो आपके पास सारे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप सारे साल में कितना इंटरेस्ट अपने फैक्टर को पे करते हो। ठीक है, चलो सारे दोस्त ये कैलकुलेट करेंगे। सर ये कैलकुलेशन आई है 563,202। ठीक है, सारे एक बार वेरीफाई कर लो। चलो अब यहाँ पे टोटल कर दें। इंटरेस्ट यहाँ से आ गया, कमीशन हमने यहाँ पे निकाल दी। चलो सारे टोटल कर लो। अब ये आ रहा है अपने पास 8,83,202 रुपीज़। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। चलो जी, नियरेस्ट ऑप्शन ये वाली है, 2 रुपये का कहीं पे राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा, बट इसका मतलब ए वाली ऑप्शन अपनी सही है। यहाँ पे हमने सिर्फ एनुअल कॉस्ट निकाल ली है। अब डी पार्ट में क्या करना है? नेट कॉस्ट निकालनी है, उसमें से अब सेविंग्स माइनस कर देंगे। अच्छा, एक बार के लिए आपको एक्सप्रेस नोट से भी वेरीफाई करवा दूं ये चीज़, ताकि आपको बाद में रिवीजन के वक्त भरोसा रहे कि हमने ये वाले नोट्स पढ़ लिए तो हमने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली। ठीक है, अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट पे, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पे। इस पे आप देखना, कॉस्ट्स आपकी दो तरह की हमने ऑलरेडी निकाल ली। एनुअल फैक्टरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एनुअल क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, और आप एनुअल इंटरेस्ट निकालोगे, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। एक बार के इंटरेस्ट को आप सारे साल में कितनी साइकिल्स घूम रहे हैं उससे निकाल के आप सारे साल के इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल सकते हो। सर क्लियर है? अब नेट कॉस्ट करने के लिए आपको कॉस्ट माइनस सेविंग्स करना है। सेविंग्स आपकी मेजरली 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो बैड डेट सेविंग्स, क्योंकि अब आपने फैक्टर से पैसे लिए हैं तो आपके बैड डेट्स नहीं होंगे। एक आपका अवॉइडेबल एडमिन कॉस्ट सेव्ड, ये सेविंग्स हो सकती हैं। तीसरा कैश डिस्काउंट सेव्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखें क्या क्या डेटा गिवन था इसमें सेविंग्स के नाम पे। यहाँ पे फॉलो करना आप मेरे साथ। एक तो यहाँ पे ये गिवन थी 2,40,000 की, जो कि हमने ऑलरेडी समझी थी, अवॉइडेबल थी, और यहाँ पे हमने 1,60,000 के निकाल लिए थे अपने पास बैड डेट सेविंग्स। अच्छा, इसका मतलब सेविंग्स यहाँ पे दो तरह की। तीसरी सेविंग कैश डिस्काउंट की भी तो होगी, क्योंकि अब आपने फैक्टरिंग से पैसे लिए हैं, अपने डेटर्स को अब आप कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं दोगे। बट इंस्टीट्यूट ने जब भी एमसीक्यू सॉल्व किया तो उन्होंने कैश डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं लिया है, तो हम भी कैश डिस्काउंट के इफेक्ट को नहीं लेंगे। बट सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा आप क्या करके आना है? देखो, इस चीज़ का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है इन द केस ऑफ एमसीक्यूज। आप सिंपल क्वेश्चन हुए तो आप अपनी एक ट्रीटमेंट डाल के, एक अजम्पशन डाल के सॉल्व कर सकते हो,
बट इस केस में क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं साइलेंट था कैश डिस्काउंट पे, क्वेश्चन ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, वरना कंसेप्चुअली आपका कैश डिस्काउंट सेविंग का पार्ट भी बनता। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक बार चलते हैं। अब इसमें से आपकी दो तरह की सेविंग्स माइनस कर देते हैं। पहली सेविंग 1,60,000 बैड डेट, और 2,40,000 जो आपका अवॉइडेबल एडमिन कॉस्ट सेव हो रहा है। चलो सारे दोस्त की कैलकुलेशन करके दो मुझे। सर ये आया अब अपने पास 483,202। ठीक है, ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। ₹2 का अगेन राउंडिंग ऑफ का फर्क है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखना, जो तो नोट्स पढ़ के गए होंगे वो यहाँ पे कैश डिस्काउंट का भी माइनस करना चाहेंगे, तो एक बार आप जब भी आज से एमसीक्यूज आए ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी ऑप्शन देखना इन चारों में से ही सही होगी। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ रहा है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो कुछ एक एजम्पशंस डिफरेंट लेने की कोशिश करना, ताकि आप इसमें से सही वाला आंसर फाइंड आउट कर पाओ। तो ये वाली एजम्पशन पे हमने डिस्कस कर ली। अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपको ध्यान रहेगा कि कैश डिस्काउंट बिना लिए आप इसकी कैलकुलेशन टेस्ट करके आ सकते हो। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में एक बार कैश डिस्काउंट माइनस करके भी आंसर देख के आना, अगर वो वाला आंसर अवेलेबल होगा दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्चुअली राइट है। सर क्लियर है, चलो आगे। अब आगे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑन एडवांस रिसीव्ड। अच्छा कर लेंगे ना, ये तो हमारी एनुअल कॉस्ट आई, डिवाइडेड बाय फैक्टर से हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। अगर ये मैं कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज टर्म्स में कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर, ये तो हमने निकाल ली एनुअल कॉस्ट। ठीक है, अब चलो अब निकालते हैं अमाउंट कितनी रिसीव हुई है फैक्टर से। वो सर हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, 30,03,733। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज टर्म्स में। चलो सारे निकालो, सारे दोस्त मेरे लिए की कैलकुलेशन करके दो। सर ये आई है 16.09% राउंडिंग ऑफ करके, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्रेस नोट्स में भी हमने यही चीज निकाली हुई है। अगर आपको एक बार फटाफट दिखा दूं, तो इफेक्टिव कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग सारे साल की डिवाइडेड बाय जितनी आपकी नेट अमाउंट रिसीव्ड है। आपको ये करके तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली हुई है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आप निकाल सकते हो। सर क्लियर है, थोड़ा सा हमने टाइम लगाया बट हमने फैक्टरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। एक बार के लिए केस स्टडी में दोबारा से चलते हैं, देखते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन अनयूज तो नहीं थी। ओके, तो हमने यहां तक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी और यहां तक हमने यूज भी कर ली। अब जो ये वाला पैरा है, ये वाला पैरा तो यूज नहीं हुआ, राइट? इसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए यूज नहीं हुआ, तो इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखना 360 डेज गिवन था, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने आपके लिए इजी कर दिया, तो यहाँ पे हम 360 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कैसे आप जाके केस स्टडीज को अटेम्प्ट करके आओगे। क्लियर है, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, केस स्टडी वाला तो हुआ, अब छोटे छोटे दो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन होएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। रामू लिमिटेड वांट्स टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट फॉर विच 25 lakhs इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, फिर इंफॉर्मेशन में दिमाग खपाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस पॉइंट एंड ईपीएस एट दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स टू बी 35%। यानी कि ये आपका डिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है। अगर आपने डिफरेंस पॉइंट दोनों ऑप्शंस में निकाल लिया तो वो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा, और उस ईबीआईटी को यूज करके हम ईपीएस निकाल देंगे। ठीक है, सब बच्चों को डिफरेंस पॉइंट आता है बिल्कुल। ईपीएस अंडर ऑप्शन 1 शुड बी इक्वल टू ईपीएस अंडर ऑप्शन 2। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिख दिया। अब ईपीएस अंडर ऑप्शन 1 कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बार के लिए ईबीआईटी जो होगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे और टैक्स माइनस करोगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड माइनस करोगे प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आएगा। अच्छा, अब ऑप्शन 1 में देखते हैं क्या चीज है। पहले तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स गिवन है, इसका मतलब कुछ इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। चलो इंटरेस्ट 0। ठीक है,
अब टैक्स पे करना पड़ेगा इसमें। टैक्स कितना है 35%, यानी कि 1 माइनस 0.35 कर दोगे तो ये टैक्स आपने कम कर दिया। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कोई था नहीं था, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स इस केस में 25,000 गिवन थे। क्लियर है अंडर ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में एक बार देख लेते हैं क्या है सीन। ईबीआईटी वो तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 10% डिबेंचर्स से 10,000 वाले रुपीज़ 100 वाले, तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कि 1,00,000 रुपए का आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है, माइनस 1,00,000। ठीक है, अब आपके पास आ गया ईबीटी, इसमें से आप टैक्सेस माइनस करोगे, अगेन 1 माइनस 0.35 करके ये टैक्सेस माइनस कर दिए। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो माइनस करना है, तभी तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन थे। अच्छा, 12% प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 ऑफ रुपीज 100। चलो सब दोस्त मुझे कैलकुलेट करके दोगे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। सर ये है 60,000, बिल्कुल ठीक है, सबके आंसर्स। ये अपने पास आ गया अर्निंग्स फॉर इक्विटी। ठीक है, अब अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अंडर द प्लान 2, आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस पॉइंट आ जाएगा। इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 किया तो आपके पास आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई, ये वाली मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली मेरी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे और सिंपली सॉल्व करके आना है, तो आपके पास आ जाएगा वो लेवल ऑफ ईबीआईटी जिसपे दोनों प्लान्स का ईपीएस क्या है, सेम है। अच्छा, ये आप एक बार कैलकुलेशन कर देना, मैं आपके लिए क्विक कैलकुलेशन कर देता हूँ टू सेव द टाइम। ये आता है आपके पास 3,20,513। ओके, एक बार के लिए यहाँ लिखते हैं ईबीआईटी 3,20,513। अच्छा, तो ईबीआईटी ये वाला ना दो ऑप्शंस में सही है, इसका मतलब अभी तक हमें सही नहीं पता चला कि कौन सा आंसर सही होगा। हमें अब ईपीएस भी निकालना पड़ेगा इस लेवल पे, तो ईपीएस क्योंकि अलग अलग है उससे हमें पता चलेगा कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ईपीएस कैसे निकालना है, इस प्लान में अगर आप वैल्यूज डाल दोगे ईबीआईटी की तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। ईबीआईटी हमने निकाल लिया 3,20,513 माइनस इंटरेस्ट 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस टैक्स कर देना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 25,000 है इस केस में, तो ये अगर आप डिवाइड करोगे ये आ गया 8.33। अच्छा, इसका मतलब जो ईपीएस है वो आपका 8.33 वाला सही है, तो इसका मतलब जो ये वाली ऑप्शन है आपकी सही ऑप्शन है। तो कई बार क्या हो सकता है कि आपके पास ये चारों लेवल ऑफ ईपीएस अलग अलग हो, ईबीआईटी अलग अलग हो, तो उस केस में आपको हो सकता है ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत ना ही पड़े, आप उसी से भी आंसर देख सकते हो। बट क्योंकि ये दो जगह सही थी तो हमें ईपीएस भी कैलकुलेट करके सही वाली ऑप्शन फाइंड करनी पड़ेगी। सर क्लियर है, चलो आगे। नेक्स्ट इज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेज बाय 6%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम। ईबीआईटी इंक्रीजेज बाय 6%, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 6.9%। अच्छा, चलो कुछ भी गिवन है डेटा देखते हैं। इफ सेल्स इंक्रीज बाय इतना, नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय इतना। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है, फाइनेंशियल एवरेज। बहुत इजी है, परसेंटेज चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनेंशियल एवरेज का, सबको आता है। डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जेनरिक फॉर्मूला यही है, ओवर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ईपीएस के जगह पे नेट प्रॉफिट गिवन है, तो हम वो डेटा यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 6.9% है आपका चेंज इन नेट प्रॉफिट, चेंज इन ईबीआईटी कितना है 6%। कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, तो बहुत इजी एमसीक्यू है। 6.9 बाय 6, ये आ गया 1.15। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है मार्क्स अंदर। तो कई बार क्या हो सकता है आपके पास एमसीक्यू थोड़े इजी भी आ सकते हैं। लेवरेजेस का डायरेक्ट एमसीक्यू था, सिंपल चेंज बाय चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डीएफएल। ठीक है,
ना लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एमटीपी के, इसके बाद आरटीपी भी सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, हम अच्छे से आरटीपी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स? इसका मतलब ये चैप्टर नंबर आपके जो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है उसका क्वेश्चन है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी या फिर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तभी आप आंसर कर सकते हो। मान के चलो अगर नहीं पढ़ा फिर तो आपको गैस वर्क करके आना पड़ेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो आप सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट जरूर करके आओगे, चाहे आपको किसी में कुछ गैस वर्क ही ना करना पड़े, बट आप आंसर्स जरूर दे के आओगे, ठीक है। तो इस केस में जब भी पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी लेती है तो मैक्स टू मैक्स वो 3 इयर्स के लिए हो सकता है। ये पार्ट ऑफ थियरी है जो हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में पढ़ा हुआ है। तो 3 इयर्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो दैट मीन्स दैट इज योर राइट आंसर। तो ऐसे आप थ्योरी वाले एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब आरटीपी। आरटीपी में आपके पास एक केस सिनेरियो गिवन है, उसी के उसमें फिर से 5 क्वेश्चन है, बट एक केस सिनेरियो काफी अच्छा है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट किए गए हैं। तो एक बार के लिए अच्छे से इस आरटीपी को पढ़ते हैं और उसके केस सिनेरियोज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन बोलता है एआर मोरे एलएलपी इज अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप। अब यहाँ पे मेरे लिए मुद्दे की बात क्या है? न्यूली एस्टेब्लिश्ड, यानी कि ये नया एस्टेब्लिश हुआ है। तो आपको वर्किंग कैपिटल चैप्टर याद आया? तब हमने क्या देखा था, अगर कंपनी नई एस्टेब्लिश्ड है तो उसकी कंजम्पशन आपको क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि कंजम्पशन में जो आप परचेजेस करोगे, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आएगा? परचेजेस आएगा, क्लियर है। चलो एक बार पढ़ते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया न्यूली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आए अगर न्यूली लिखा है तो सावधान हो जाना कि आपको कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स स्टॉक को लेके भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। डीलिंग इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज सब्सटीट्यूट टू कन्वेंशनल वुड एंड प्लाईवुड, इट इज इकोनॉमिकल सब्सटीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान गिवन है जो हमारे लिए एफएम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है। It has been asked by a venture capitalist for estimated amount of funds required for setting up plant and also the amount of circulating working capital required, ठीक है। A consultant hired by the entity has advised that the cost of setting up plant would be rupees 5 crores, okay। कुछ तो डेटा जाके मिला, यानी कि 5 करोड़ क्या है? इनिशियल ईयर 0 पे कैश आउटफ्लो, एंड इट विल रिक्वायर 1 ईयर टू मेक द प्लांट ऑपरेशनल, कोई दिक्कत नहीं है। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट नंबर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। कुछ अब आपके पास यहाँ पे पी एंड एल की कॉस्ट समरी टाइप गिवन है, ओके, ठीक है। चलो एक बार के लिए आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स गिवन है 3 लाख टू बी सोल्ड, यानी कि इतने यूनिट्स आप बेचने वाले हो, ये सिर्फ आपकी सेल्स की बात हो रही है, ओके। सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपये। अगर मैं यहाँ पे आपकी कॉस्ट शीट भी बना दूँ 1000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से रॉ मटेरियल आपका जा रहा है 200 रुपये का पर स्क्वायर मीटर, वो कम हो गया। लेबर कॉस्ट 50 रुपीज़ पर आवर, और 1 मीटर को बनाने के लिए 3 घंटे जाते हैं लेबर के। इसका मतलब पर स्क्वायर मीटर आपकी लेबर कॉस्ट कितनी बनी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं डायरेक्ट लेबर माइनस कर दूं तो ये आया 150। यहाँ तक क्लियर है सब दोस्तों को? बिल्कुल। चलो, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का क्या मतलब है? सर हमें याद आ गया, कॉस्ट शीट में हमने समझा था कि ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, ये फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लिख दूँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो ये कितने हैं? 75 पर मशीन आवर, और कितने मशीन आवर्स चाहिए? 2 आवर्स चाहिए। तो अगर इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैश वाले, तो इसको भी माइनस कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब अभी तक हमारी कॉस्ट शीट ऐसे तैयार हो रही है। लास्ट में गिवन है सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिन ओवरहेड्स 250 पर स्क्वायर मीटर। चलो ये भी एक बार लिख लेते हैं। अब ये कहाँ यूज होगा? ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा जो आप अपनी एआर वैल्यूएशन या डेटर वैल्यूएशन के लिए यूज करोगे, बट ये फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में 250 ये वाला पार्ट नहीं जाएगा। सबको क्लियर है? चलो एक बार अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, ये तीनों यूज होंगी आपकी फिनिश गुड्स के लिए, ये आपकी चारों यूज होंगी एआर के लिए, क्लियर है? चलो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हमें क्या निकालना है? पीबीटी निकालना है पर एनम, ओके।
आफ्टर द प्लांट इज ऑपरेशनल इज, अच्छा, यानी कि आपका काम धंधा शुरू हो चुका है, एक साल में आप कितना पीबीटी कमाओगे। पीबीटी कमाने के लिए हमारे पास यूनिट्स गिवन है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे कॉस्ट डेटा गिवन है। एक बार के लिए बाकी इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, कहीं कोई और कॉस्ट वगैरह तो नहीं गिवन, अगर गिवन होगी तो हमें उसका इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलो एक बार बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तभी हम उस एमसीक्यू का आंसर दे सकते हैं। ठीक है सर, चलो बाकी क्वेश्चन पढ़वा दो। चलो, being a new product in the industry, the firm will have to give a longer credit period of 3 months to its customers। यानी कि 3 months क्या है सर, AR days है। अच्छा, it will maintain a stock of raw material, यानी कि अब यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल की बात करी गई है, 15% of annual consumption। अच्छा, based on negotiation with its creditors, the payment period has been agreed to 1 month। ओके, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे AP की बात करी गई है, अकाउंट पेबल्स की। The entity will hold finished goods equal to 2 months। 2 months क्या है, finished goods की बात करी गई है। अच्छा, all other expenses are to be paid 1 month। ओके, 1 month क्या है, बाकी other expenses, other expenses कौन से सर, रॉ मटेरियल्स तो अपना AP का पार्ट बन गया, बाकी ये भी अदर एक्सपेंस, ये भी अदर एक्सपेंस, ये भी अदर एक्सपेंस। बिल्कुल क्लियर है, समझ आया। ये हम कब पे करेंगे, 1 month इन एरियर। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है अभी तक क्वेश्चन। चलो, कैश एंड बैंक बैलेंस टू द ट्यून ऑफ 25 लाख इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया अपना कैश। ये तो सर बात हो गई हमारी वर्किंग कैपिटल की, जब हमने वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना है। इसका P&L से कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप लोग। चलते आगे, आगे पढ़ते हैं। The entity is also considering reducing the working capital requirements by either of the two options। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस की बात करी गई है जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अपनी कम कर पाए। तो यानी कि आप अपनी फाइनेंसिंग को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इसका P&L पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए इसका आंसर देते हैं। अब पीबीटी निकालना है पर एनम, तो P&L का डेटा अपने पास यहाँ तक ही गिवन था। यूनिट्स सारे साल में हम कितने बेचते हैं, 3 लाख यूनिट्स बेचते हैं, ठीक है। पर यूनिट कितना कमाते हैं, चलो सब दोस्त मुझे बताओगे पर यूनिट हम कितना कमाते हैं। सर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो ना, आपने खुद तो लिखा है यहाँ पे, सेल्स लिखा है, कॉस्ट लिखी है, तो अगर आप सेल्स माइनस कॉस्ट कर दोगे पर यूनिट आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है। बिल्कुल, चलो ये माइनस करो, सर ये आ रही है 250 पर यूनिट प्रॉफिट। इसका मतलब 250 रुपये पर यूनिट आप कमा रहे हो, और साल में कितने यूनिट्स बेच रहे हो, 3 लाख यूनिट्स बेच रहे हो, मतलब 750 लैक्स आप क्या कर रहे हो पीबीटी। कैसे आया, 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 250 पर यूनिट जो हमने प्रॉफिट निकाला। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द एस्टिमेटेड करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि पहले साल जब आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तब का आप निकाल के दो सिर्फ करंट एसेट्स। अच्छा, पार्ट 3 में बोल रहा है नेट वर्किंग कैपिटल भी निकाल के दो, ठीक है। तो अब अगर हम सारी स्टेटमेंट बना लें एक बारी, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने करंट एसेट्स हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे, हमारे पास इसका आंसर भी निकल आएगा, ठीक है। चलो, अब स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं सबको पता है। सबसे पहले इन्वेंट्री के लिख लो बैलेंसेस, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, ठीक है। AR के बैलेंसेस लिख लो, फिर कैश गिवन है वो लिख लो, तकरीबन ये 4 आइटमें गिवन होती हैं। WIP गिवन है तो वो भी ले लो, बट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। ओके, इन चारों को ऐड करके आ जाएगा आपके पास करंट एसेट्स, माइनस इसमें से कर दोगे AP, माइनस कर दोगे अदर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। क्लियर है, ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं। बिल्कुल, इतनी साफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक बार अच्छे से बता रहा हूँ। एग्जाम में भी अगेन आप ट्राई करके आना कि थोड़ा सा अच्छे से बनाओगे, तभी आपकी गलतियां कम होंगी। क्लियर है, चलो ओके, अब एक एक करके निकालना शुरू करें। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बैलेंस शीट के बैलेंसेस, अगेन वही वाला फंडा हम लगाएंगे, डेज, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स गिवन है, मंथ्स लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय P&L पर मंथ कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट का बैलेंस आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल के लिए देखते हैं एक बार क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे गिवन था क्या, ये 15% ऑफ द एनुअल कंजम्पशन। अच्छा,
यानी कि जितना आपका एनुअली रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा उसका 15% आपके पास स्टॉक में रहता है। तो एक बार के लिए देखिए पहले एनुअली कंज्यूम कितना हो रहा है। चलो अब देखते हैं एक बार एनुअल कंजम्पशन। 3 लाख यूनिट्स तो ऐसी हैं जो आप बेच रहे हो, क्वेश्चन में गिवन था, तो वो तो आप उसके लिए तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे ही, ठीक है। तो ये तो होगी सोल्ड वाली। अब कुछ एक यूनिट्स आपकी फिनिश गुड्स में भी पड़ी हुई हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि फिनिश गुड्स कुछ एक पड़े होते हैं। फिनिश गुड्स कितने पड़े होते हैं, यहाँ पे देखोगे इक्वल टू 2 months ऑफ द यूनिट्स टू बी सोल्ड, यानी कि सारे साल में जितने यूनिट्स आप बेच रहे हो, 3 लाख बेच रहे हो, डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ यूनिट्स आ गए। चलो सारे दोस्त कैलकुलेट करो, 3 लाख बाय 12 या 25,000 यूनिट्स जो आप पर मंथ सेल कर रहे हो, यानी कि 2 महीने के कितने हुए, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 50,000 यूनिट्स ऐसे हुए जो कि आप फिनिश गुड्स में भी रखते हो। इसका मतलब आपको यहाँ पे कंजम्पशन में 50,000 यूनिट्स इसके लिए भी ऐड करने पड़ेंगे, ताकि आपके पास 3.5 लाख यूनिट्स कंज्यूम हुए फॉर द पर्पज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा न्यू एंटिटी था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक मुझे रखना पड़ेगा फिनिश गुड्स का इतना, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन दोनों को ऐड करके निकलेगा। सर क्लियर है। चलो दोस्तों मुझे बता दो कि एनुअल कंजम्पशन कितना हुआ है एनुअल रॉ मटेरियल्स का। यूनिट्स हमने निकाल दिए, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितना हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन था सर। चलो देखो कितना था, 200 रुपये, ओके। मल्टीप्लाइड बाय कर दो 200, ये आ गया आपके पास एनुअल कंजम्पशन। अब इसका 15% आपके पास स्टॉक में रहता है। चलो सब कैलकुलेट कर दो, यह है 105 लैक्स। क्लियर है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, सारे साल का एनुअल कंजम्पशन निकाला रॉ मटेरियल का, मल्टीप्लाइड बाय 15% किया, क्वेश्चन में गिवन था कि 15% आपके पास रॉ मटेरियल रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल का बैलेंस आ गया 105 लैक्स, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया है, ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, सारे करंट एसेट्स की वैल्यूएशन निकाल के आएंगे। क्लियर है। चलो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो इसको इग्नोर करना। अब चलते हैं फिनिश गुड्स के ऊपर। फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स रख रहे हैं सर, 50 बार यूनिट्स रखने हैं, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करवा दिया, ठीक है। चलो यहीं पे कैलकुलेट कर दें, बिल्कुल 50,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय आपका पर यूनिट फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है सर, वो भी आपने हमने ना ऑलरेडी बता दिया था कि फिनिश गुड्स हम इन तीनों पे वैल्यू करेंगे। अच्छा तो चलो वैल्यू कर दो, 200 प्लस 150 प्लस 150, ये करके आपके पास आया 500 पर यूनिट। अच्छा ठीक है, इनटू 50,000 यूनिट्स, ठीक है। चलो सब बच्चे कैलकुलेट करो, सब दोस्त मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे फिगर कितनी आ रही है। सर ये आई 250 लैक्स, ठीक है। फिनिश गुड्स की हमने वैल्यूएशन कर दी, करंट एसेट्स निकाल दिए, क्लियर है। चलो अब निकालते हैं एआर का। एआर को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल। मंथ्स कितने गिवन थे सर, 2 मंथ्स गिवन थे, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं दोबारा से। 3 मंथ्स गिवन थे, देखा गलती होने से बच गई अपनी, 3 मंथ्स गिवन थे एआर के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया करो, कई बार ऐसे फिगर दिमाग गलत रह जाती है। 3 मंथ्स, ठीक है। अब हमें निकालना है पी एंड एल पर मंथ फॉर द पर्पसेस ऑफ डेटर्स। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर सारे साल की एनुअल क्रेडिट सेल्स ले लो, कितनी आप बेच रहे हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय मंथ्स कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, पर मंथ आ जाएगा। अच्छा सारे साल में कितने यूनिट्स बेच रहे हैं हम लोग, 3 लाख यूनिट्स बेच रहे हैं, ठीक है। पर यूनिट कितने का बेच रहे हैं सर, 1000 का बेच रहे हैं। बट सर हमें एक चीज याद है कि जब हमने वर्किंग कैपिटल के लिए वैल्यूएशन करनी है तो 1000 पे नहीं करनी, सिर्फ कॉस्ट वाले पार्ट पे करनी है, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक बार के लिए इनका टोटल करो, 200 150 150 और ये 250, इन चारों का टोटल आ रहा है सर 750, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपकी एआर की वैल्यूएशन होगी वो 750 पे होगी, क्लियर है। चलो ये आ गया आपके पास अब 750 पर यूनिट। अच्छा ठीक है, अब इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 12, आपके पास क्या आया, पर मंथ पी एंड एल आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
हमने क्या किया, यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट कॉस्ट से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 करके आपके पास पर मंथ P&L आ गया, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स कर दिया। क्लियर है? ये अगेन हमने एक्सप्रेस नोट्स जब डिस्कस किया था तब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको कुछ डाउट है आप वो वाली कंसेप्चुअल वीडियो देख सकते हो। ये आ रहा है अब अपने पास 562.50। चलो AR भी निकल गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या निकालना है, कैश निकालना है। सर कैश तो क्वेश्चन में गिवन था ना, कैश तो क्वेश्चन ने बता रखा था, कितना बताया था, 25 लैक्स का, ठीक है, ये एज इट इज ले लो, 25 लैक्स ये ले लिया। चलो अब कुछ नहीं करना, बस टोटल कर दो इनका। सर ये आ रहा है 942.50 लैक्स, ठीक है। एक बार ऑप्शंस चेक कर लें, करंट एसेट्स इतने थे, बिल्कुल ठीक है जी, ये ऑप्शन अवेलेबल है, ए वाला ऑप्शन इज योर राइट आंसर, यानी कि 942.50 लैक्स क्या है आपके पास, AR बैलेंस अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सॉरी 942.50 लैक्स क्या है, टोटल करंट एसेट्स जो कि हमने निकाल दिए। अब आगे क्या निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे, हमने ऑलरेडी समझा। करंट एसेट्स जो मैंने निकाले इसमें से माइनस कर दो AP, माइनस कर दो अदर का बैलेंस, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, ठीक है। AP के लिए अगेन वही फॉर्मूला, कैसे, मंथ्स इनटू P&L पर मंथ, ओके। मंथ्स गिवन थे AP के लिए, बिल्कुल गिवन थे, यहाँ पे AP के लिए 2 मंथ्स गिवन है, ये देखो 2 मंथ्स गिवन है AP के लिए। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आप ले लोगे 2 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय P&L पर मंथ निकालना है। अच्छा, अब रॉ मटेरियल्स के लिए P&L पर मंथ कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी कर रहे थे, सर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, यहाँ पे 3.5 लाख यूनिट्स की कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे 3 लाख यूनिट्स नहीं लोगे आप, 3.5 लाख यूनिट्स लोगे, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना कि जब आपने ये तो फिनिश गुड्स के स्टॉक का इफेक्ट लिया, बट सर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी तो है ना अपने पास, वो भी तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो जो परचेजेस होंगी वो उसको इंक्लूड करके होंगी। बिल्कुल सही चाह रहे हो आप लोग। चलो एक बार के लिए पहले यहाँ पे निकालें कि यहाँ तक कितना था, 3,50,000 इंटू 200, सर ये था 700, ठीक है, प्लस ये रॉ मटेरियल का स्टॉक था अपने पास, रॉ मटेरियल इतना पड़ा रहता है, इन दोनों को टोटल किया, ये क्या निकल के आया कि कितनी मैं परचेजेस कर रहा हूं सारे साल में फॉर रॉ मटेरियल्स। इसमें हमने 3 कंपोनेंट इंक्लूड किए। पहला कंपोनेंट कि कितनी मैं सेल्स कर देता हूं, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कितना मैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रख रहा हूं, कितना स्टॉक मुझे उसके लिए खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स, और कितना रॉ मटेरियल का मैं स्टॉक अपने पास एज अ रॉ मटेरियल रख रहा हूं। तो इन तीनों चीजों को समेट करके आपको पता चलेगा कि कितनी परचेजेस आपने सारे साल में अपने क्रेडिटर से करी होंगी। क्लियर है? चलो इन सबको टोटल किया, आपके पास सारे साल की परचेजेस आ गई 805 लैक्स, बिल्कुल ठीक है। चलो एक बार के लिए AP का मंथ्स बताना कितने थे। सर ये 2 मंथ्स आपने गलत पढ़ लिया, यहाँ पे 2 मंथ्स फिनिश गुड्स का था, ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब हम जल्दी में करते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, एक बार आपको अच्छे से पढ़ के आना है इन द एग्जाम, बिल्कुल ठीक है। AP के लिए कितने गिवन है, AP के लिए यहाँ पे 1 मंथ गिवन है, इसका मतलब AP डेज कितने हैं, 1 मंथ है, ओके। चलो यहाँ पे इसको करेक्ट कर देते हैं, 1 मंथ इंटू सारे साल की कंजम्पशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पे 805 लैक्स, ठीक है, यहाँ पे भर के डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, पर मंथ आपके पास P&L आ जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों को यूज करके हम AP निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर ये आ रहे हैं 67.0833 लैक्स। क्लियर है? ये अपने पास आ गया AP। अब चलते हैं अदर्स के ऊपर। अच्छा, अदर्स में हमने देखा था 3 कंपोनेंट्स, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, जब तो हमने रॉ मटेरियल्स निकाले थे तब हमने 3 तरह के यूनिट्स के लिए निकाले थे, सेल्स वाले के लिए भी, अच्छा, फिनिश गुड्स के स्टॉक के लिए भी और रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए भी। बट जब हम अब अदर्स के लिए निकालेंगे तब हमें सोचना पड़ेगा कि किसके लिए कितने यूनिट्स यूज होंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं। क्लियर? चलो
डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर मेरी फिनिश गुड्स के लिए भी यूज हो रही थी और मेरी जो है अपना जो सेल्स हुई है उसके लिए भी यूज हुई है, बिल्कुल ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं अगेन वो आपके फिनिश गुड्स के लिए भी यूज हुए हैं और आपकी सेल्स के लिए भी यूज हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। बट सर जो सेलिंग ओवरहेड्स है ना वो सिर्फ मेरी जो सेल्स हो रही है उस पर लगेगा, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है फिनिश गुड्स का उसके लिए सेलिंग ओवरहेड्स मैं ड्यू नहीं करूंगा क्योंकि ये फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में नहीं आता ये वाला पार्ट। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलो तो अब अदर्स अपने तीन तरह के हैं, पहली तरह का डीएल, दूसरी तरह का जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तीसरा आ गया आपके पास सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। डीएल के लिए यूनिट्स कितने होंगे, 3,50,000 होंगे, क्यों, सेल्स वाला भी लोगे और फिनिश गुड्स भी लोगे, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितना था सर, 150 था पर यूनिट, ठीक है। या इसको डिवाइड बाय 12 करके आपके पास आ गया P&L पर मंथ। इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो दोबारा से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर 1 मंथ, इसका मतलब इसका कितना है 1 मंथ ही है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे आपके पास इसका बैलेंस आ जाएगा या 43.75, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का निकाल दो, यूनिट्स इसके भी आएंगे, इसकी कॉस्ट कितने से 150 थी, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की भी 150 है, डिवाइड बाय 12 करोगे इंटू 1 अगेन आपके पास सेम कैलकुलेशन करके आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के एपी। अच्छा अब सेलिंग ओवरहेड्स के लिए ध्यान रखना फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं लोगे, सिर्फ जो आपने सेल्स करे हैं 3 लाख यूनिट्स उसका मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितना था सर, पर यूनिट है 250, ओके। तो यहाँ पे पर यूनिट आप 250 लेके डिवाइड बाय 12 कर दोगे आपके पास पर मंथ आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड्स, मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका भी है, तो आप ये निकाल के कैलकुलेशन करोगे। सर ये आया 62.50, बिल्कुल ठीक है, इन तीनों का टोटल कर लो। सर ये आ गया अपने पास 150, अच्छा इसका मतलब जो अदर पेबल्स हैं वो कितने हैं 150 लैक्स के। चलो अब इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। सब दोस्त मुझे अब कैलकुलेशन करके देंगे क्या आंसर आ रहा है फाइनल। कर ली सबने कैलकुलेशन, ये आ रहा है 725 लैक्स, ठीक है 4167। अच्छा अब एक बार ऑप्शंस में देखें क्या क्या है। सर ये ऑप्शन अवेलेबल है सी 725 लैक्स 41.67, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना सी वाला राइट ऑप्शन है। अब आप ऐसे करके आओगे। अब इस क्वेश्चन में दो चार चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि किसकी वैल्यूएशन कितने यूनिट्स पे होगी और कितनी अमाउंट पे होगी। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपको ये वाले कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, ठीक है जी। चलो यहां तक इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छे से हमने समझ भी लिया। आगे चलते हैं। पार्ट डी क्या बोलता है, द एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ टू ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल। अच्छा चलो इसका मतलब दो ऑप्शंस जो हमने देखी थी उसकी हमने निकालनी है परसेंटेज कॉस्ट। देखते हैं पहले ऑप्शंस क्या क्या थी, हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक वो वाला पार्ट, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि रिड्यूस कर दो आप क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स बाय अ मंथ, यानी कि अब आपके पास जो AR है पहले कितना था 3 महीने होता था, अब हम 1 महीना कम करके अब कितना देंगे 2 मंथ्स देंगे, ठीक है। अच्छा विच विल लीड टू रिडक्शन इन सेल्स बाय 5%, यानी कि अब आपकी सेल्स कितने से कम होने वाली है 5% से कम होने वाली है। अच्छा तो इसका मतलब कुछ आपके बेनिफिट्स होंगे क्योंकि आपके डेटर्स 3 मंथ्स के बजाय 2 मंथ्स में रिसीव होंगे, एक तो बेनिफिट होगा, बट एक सर कॉस्ट भी तो लगेगी, कॉस्टली कॉस्ट सेल्स कम होगी ना 5%, तो अगर सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गई तो आपके लिए क्या हो गया कॉस्ट ही हो गया वो, बिल्कुल ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला था निकालना है एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट, तो कैसे निकलेगा, जो आपके पास कॉस्ट है वो निकाल लो डिवाइडेड बाय जो आपके पास फंड्स रिलीज हुए हैं, या फिर इसको एडिशनल फंड्स बोल लूँ, जो एडिशनल फंड्स रिलीज हुए हैं ड्यू टू दिस ऑप्शन, अगर आप ये कर लोगे आपके पास परसेंटेज टर्म्स में निकल आएगा, ठीक है। सर कॉस्ट कितनी है 5% से सेल्स कम हो रही है, अच्छा यानी कि यूनिट्स निकाल लें 3 लाख की सेल्स थी
5% यूनिट्स कम हो रहे हैं, मतलब चलो 3.5 लाख का 5% निकालो दोस्तों, ये आया 15,000 यूनिट्स का, मतलब अब कम बिक रहे हैं। अच्छा, पर यूनिट कितना कमा रहे थे दोस्तों? 250 रुपये कमा रहे थे, वो हमने ऑलरेडी निकाला था ऊपर, ठीक है। इसका मतलब 37,50,000 से आपके क्या होने वाले, प्रॉफिट सब कम होने वाले हैं। अच्छा, बट सर अब कुछ फंड्स भी तो रिलीज होंगे, जो पहले आप 3 महीने में एआर से पैसा ला रहे थे, अब वो आपको 2 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 3 महीने में कितना पैसा था जब एआर में फंसा हुआ था होता था, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला कि एआर में मेरा पहले पैसा कितना बचा फंसा होता था, 562.50 लैक्स, राइट। चलो ये लिख लेते हैं एक बारी, 562.50 लैक्स। बट अब जब 2 महीने में है, पैसे रिसीव हो रहे हैं, तब आपके पास एआर का बैलेंस कितना होगा, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय P&L पर मंथ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट्स सर 3 लाख नहीं लोगे ना, क्योंकि आपके पास 15,000 यूनिट्स कम बिक रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे यूनिट्स आपके सिर्फ कितने बिक रहे हैं साल में, 2,85,000 यूनिट्स बिक रहे हैं। सॉरी, पर यूनिट कितने की आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स रहता है, 750 रहता है, वो हमने ऑलरेडी निकाला था। डिवाइड बाय 12 कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, P&L पर मंथ आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखोगे ऐसे किया था, बस यहाँ पे क्या लिया था हमने, 3 लाख यूनिट्स लिया था। अब आपके पास यूनिट्स कम हो गए, और क्योंकि ये कम हुआ, इसकी वजह से आपके यूनिट्स कम हो गए। सर क्लियर है, समझ आ गया है? एक बार इसकी कैलकुलेशन कर दो सब दोस्तों। सर ये आ रहा है अपने पास 3,56,000, सॉरी 356.25 लैक्स। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे मुझे एक बारी? सर ये डिफरेंस आ रहा है 206.25 लैक्स। इसका मतलब ये वो पैसा है जो आपके पास अब रिलीज हो गया, क्योंकि आपने एआर का अपना क्रेडिट पीरियड कम कर दिया। अच्छा, तो अगर यहाँ पे मैं फंड रिलीज वाली में ये वाली चीज़ डाल दूँ जो हमने कैलकुलेशन कर दी है, 206.25 लैक्स, परसेंटेज टर्म्स में सब निकाल देंगे मुझे, बिल्कुल 37.50 डिवाइडेड बाय 206.25, सर ये आ रहा है 18.18% या 18.18%। अच्छा, एक बार ऑप्शन चेक कर लें। ठीक है, पहली ऑप्शन की 18.18%, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन राइट है, कहीं और 18.18 नहीं है। इसका मतलब आपको वैसे तो इसने यहाँ पे 2 कैलकुलेशंस करने को बोला था, बट आप यहाँ पे भी अगर आपको भरोसा है कि आपकी पहली वाली कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी आगे चल सकते हो। सेकंड वाला कैलकुलेट करना इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको पहली वाले पे डाउट है तो आप सेकंड वाले भी कैलकुलेट करके आना, फिर आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपकी वो वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक है, चलो दूसरी ऑप्शन की भी एक बार कॉस्ट निकालते हैं। दूसरी ऑप्शन पहले देखते हैं क्या। दूसरी ऑप्शन यहां से होती है बी शुरू की, इंगेजिंग विद द फैक्टर। अच्छा, अगेन फैक्टरिंग का क्वेश्चन आ गया केस स्टडी में। इसका मतलब फैक्टरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है आपके इस अटेम्प्ट के लिए। इंगेजिंग विद द फैक्टर फॉर मैनेजिंग द रिसीवेबल्स हु विल चार्ज अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, मतलब सारे साल की जितनी आपकी क्रेडिट सेल्स थी उसका 2% कमीशन लेगा वो। अच्छा, और 65% एडवांस देगा, इसका मतलब 35% क्या है, हेयर कट है। अच्छा, विल ऑल्सो एडवांस 65% ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि क्वेश्चन ने यहाँ पे बता दिया 65% ऑफ रिसीवेबल्स एडवांस करेगा। अच्छा, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी कि ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। अच्छा, दिस विल लीड टू कुछ हमारी सेविंग्स होंगी। ओके, सेविंग्स इन एडमिन एंड बैड डेट कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 20 लैक्स एंड 16 लैक्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब अगर आपने फैक्टरिंग की तो 20 लाख की आपकी एडमिन कॉस्ट नहीं होगी और 16 लाख के आपके बैड डेट्स भी बचेंगे, तो ये आपकी होगी सेविंग्स। अच्छा सर, इसका मतलब ये तो P&L का डेटा है, तो जब हमने यहाँ पे पीबीटी कैलकुलेट किया तब हमने ये वाली चीजें क्यों नहीं इंक्लूड की। ICAI है, उन्होंने जब आपका पीबीटी निकाला तो उन्होंने सिर्फ यहाँ तक की इंफॉर्मेशन को यूज किया, जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है उन्होंने सिर्फ अपनी
ऑप्शंस के लिए यूज करिए ये वाली ऑप्शन, सेविंग्स वाली। तो ये आप चीज को थोड़ा सा ना हिंट्स पकड़ने की कोशिश करो कि कैसे आपको केस स्टडी एग्जाम में सॉल्व करके आनी है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है राइट, तो अब काफी बार होगा कि ये फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन में से सॉल्व होगा, उसके बाद जो डिफरेंट पैराज आएंगे उसमें से सेकंड एमसीक्यू थर्ड एमसीक्यू सॉल्व होगा। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है बट जनरली ऐसे ही देखा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये वाली कॉस्ट इसका मतलब आपकी ऑलरेडी लग रही थी राइट। जो आपका ये एडमिन कॉस्ट है, ये आपका बैड डेट कॉस्ट है स्पेशली, ये आपका लग रहा था बट हमने पीबीटी में नहीं लिया। तो ये आप यहाँ पे इस हिंट को पकड़ के एग्जाम में इसको सॉल्व करके आओगे। क्लियर? चलो ठीक है जी, एक बार के लिए लिखना शुरू करें सेकंड ऑप्शन को। डेटा काफी सारा गिवन है फैक्टरिंग का भी, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टरिंग। अगेन कॉस्ट निकालना है परसेंटेज टर्म्स में। सबसे पहले तो इसके कॉस्ट ले लेते हैं, क्या क्या कॉस्ट है, कमीशन और इंटरेस्ट। और इसकी सेविंग्स दो तरह की, एक तो आपकी एडमिन कॉस्ट और एक आपका बैड डेट सेव हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कॉस्ट आ जाएगा। हमने जो एमटीपी सॉल्व किया तभी हमने ये नेट कॉस्ट निकाला था। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर आप कर दोगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर, आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज टर्म्स में फैक्टरिंग का कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलो वैल्यूज पुट करना शुरू करें। कमीशन कितनी है, क्वेश्चन में गिवन था 2%। अच्छा, यानी कि 2% ऑफ सारे साल की सेल्स। सारे साल की कितनी सेल्स थी सर, 3 लाख यूनिट्स बिक रहे थे और 1000 रुपये पे बिक रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लेना है। जब भी फैक्टरिंग होता है तो वो आपका सेल्स वाले पोर्शन पे होता है, सेलिंग प्राइस पे होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह नहीं लोगे यहाँ पे आप। चलो सब कैलकुलेट कर दो। सर ये आया 60 लैक्स। अच्छा, यानी कि 60 लाख आपकी क्या है, कमीशन जो आप साल में दे रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट निकाल दें सर, बिल्कुल निकाल दो इंटरेस्ट भी। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट कितना गिवन था, 12% गिवन था। अच्छा, अमाउंट कितनी आपको फैक्टर दे रहा था, इंटरेस्ट उसी पे लगेगा। क्वेश्चन में गिवन था 65% ऑफ रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे आप कमीशन माइनस नहीं करोगे अमाउंट रिसीव करने के लिए। क्वेश्चन ने जब बोल दिया कि सीधा 65% आप लोगे तो सीधा 65% लोगे। अच्छा, अपने रिसीवेबल्स कितने हैं सर, निकाल देंगे ना रिसीवेबल्स। सारे साल्स की सेल्स कितनी होती हैं, 3 लाख यूनिट्स इंटू 1000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करेंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिसीवेबल्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 65% कर दोगे, ये आपके पास अब क्या आ गया कि कितना पैसा आपको एडवांस किया होगा आपके फैक्टर ने। अच्छा ठीक है, ओके, तो ये कैलकुलेशन करके दो मुझे कितना आ रहा है। सर ये आया 58,50,000, यानी कि वो पैसा जो आप इंटरेस्ट के तौर पे अपने फैक्टर को दोगे, तो ये भी आपके लिए क्या है, कॉस्ट है। क्लियर? अब सेविंग्स दो तरह की, एडमिन और बैड डेट। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था 20 लाख और 16 लाख। ठीक है, चलो एक बार सारे मुझे कैलकुलेशन करके दो कितना आ रहा है। सर ये आया 82,50,000 नेट कॉस्ट। अच्छा, एक बार के लिए यहाँ पे स्टॉप लेते हैं, एक बार आप देख लो हमने क्या किया है, और मैं एक बार आपको कंपेयर भी करा देता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स क्या क्या करी हैं। ठीक है, कमीशन क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए एक चीज देखना, इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला था कि 65% आप रिसीवेबल्स का लेके आओगे, तो हमने वैसे ही कर दिया है। अब यहाँ पे आप वो चीजें माइनस नहीं करके आओगे, कमीशन माइनस नहीं करोगे फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है जी, सेविंग्स गिवन थी एज इट इज हमने ले ली। अगेन यहाँ पे कुछ कैश डिस्काउंट वगैरह की सेविंग्स नहीं गिवन थी तो वो हमने नहीं ली। ठीक है, ये अपने पास अब आ गया नेट कॉस्ट। ठीक है, अब एक बार वो बता दो मुझे कितना आपको पैसा फैक्टर से रिसीव होता है। एक बार वो पैसा निकाल लिया तो आप परसेंटेज टर्म्स में निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो
सब बच्चे कैलकुलेट करके दो मुझे, कितना पैसा आपको फैक्टर से रिसीव होता है। ठीक है सर, ये हमने ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे कि ये वाला पैसा वो है जो मुझे फैक्टर से रिसीव होता है। एक बारी के लिए निकालो कितना आ रहा है ये। ठीक है, यह है आपके पास 487.50 लैक्स। ओके ठीक है, अब आप परसेंटेज टर्म्स में निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये अपनी कॉस्ट हो गई, ये अपना पैसा होगा जितना अपने पास रिसीव हो रहा है, इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे, ये आ रहा है आपके पास 16.92%। यानी कि ये क्या है आपके पास, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है। क्लियर है? ऑप्शन में देख लें एक बारी, जो हमने सही वाली ऑप्शन चूज की थी 18.18% के साथ 16.92% भी अवेलेबल है। यानी कि वी आर डबल श्योर अब कि ए वाली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा, तो ऐसे ही आप एग्जाम में जाके सॉल्व करके आ सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फैक्टरिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमसीक्यूज के लिए, और वर्किंग कैपिटल चैप्टर में से ही आपके पास दोनों केस स्टडीज आई हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय द बैंक एंड एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द सेम। अच्छा, तो एक बार के लिए पहले इसका डेटा पढ़ लेते हैं। डेटा क्या गिवन है? अब इसका डेटा शुरू होता है यहाँ से, द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग फंडिंग अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय बैंक लोन। अच्छा, फॉर दिस पर्पज बैंक हैज स्टिपुलेटेड दैट इट विल ग्रांट 75% ऑफ नेट करंट एसेट्स एज एडवांस। अच्छा, यानी कि कितना पैसा मिलेगा जो मेरे नेट करंट एसेट्स से उसका 75%। सर नेट करंट एसेट्स में यानी कि मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल जो कि हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, 7,25,000, ये वाली फिगर। चलो इसका कर लो एक बार 75%, कि क्वेश्चन में गिवन था 75%। इसका हम कर लेते हैं एक बार 75% देख के ऑप्शन निकाल लो। सर ये आ रहा है 5,44,006,250, यानी कि ये वाली ऑप्शन सही है। अगेन आपके पास क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट कहीं नहीं हो रहा ये वाला फिगर, आप यहाँ पे भी आके ये वाली ऑप्शन को टिक कर सकते हो। बट एक बार टू बी डबल श्योर हम ये वाला पार्ट भी निकाल लेते हैं और हम आंसर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द सेम। अगेन कॉस्ट निकालनी है, निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन था आप देखते हैं कॉस्ट के लिए। The bank has quoted 16.5% rate of interest। अच्छा, with the condition, एक कंडीशन भी लगाई है कि आप करंट अकाउंट भी खोलोगे जिसमें आप 10% ऑफ द लोन अमाउंट मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बैंक है मान के चलो, बैंक बोलती है कि 100 रुपए में आपको क्या दूंगी, लोन दूंगी, बट आपको मेरे साथ एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आप ये 10 रुपए जो मैं आपको 100 रुपए दूंगी ना, 10 रुपए उसका करंट अकाउंट बैलेंस रख लेना। इसका मतलब नेट नेट आपको 90 रुपीज रिसीव होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और आप जो 16.5% इंटरेस्ट देते हो वो तो 100 रुपए पे देते हो। अच्छा, यानी कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो 100 रुपए आपको मिले होंगे। ठीक है, तब आपने 16.50 इंटरेस्ट पे किया, उसका 16.50% करके। बट सर पैसे कितने में यूज कर सकता हूँ, सिर्फ 90 यूज कर सकता हूँ क्योंकि 10 रुपए तो मुझे करंट अकाउंट में रखने हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। अब ये परसेंटेज टर्म्स में निकाल दें। सर ये आ रहा है 18.33%। बिल्कुल ठीक है, अपना आंसर वेरीफाई हो गया। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि 16.5 इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ 100 रुपए पे, पर मैं यूज कितने कर पा रहा हूँ, सिर्फ 90 यूज कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इफेक्टिव निकाल सकते हो, इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ रही है, 18.33%। ठीक है सर, तो विद दिस वी क्लोज द आरटीपी एज वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से स्ट्रांग हुए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगेन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।